नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं मौमिता बैनर्जी। गर्मी के बाद जब बरसात का मौसम आता है तो लोगों में एक अलग तरह का उत्साह होता है, लोगों में खुशियां भर जाती हैं। यूं तो बरसात के मौसम को ऋतु की रानी कहा जाता है, लेकिन यही बरसात में कई तरह की बीमारियां भी दस्तक देती है। एक तरफ जहां किसानों के चेहरे पर बरसात को लेकर बहुत उत्साह रहता है, वहीं दूसरी ओर जहां बारिश की फुहार और मिट्टी की खुशबू के साथ साथ बीमारियां दस्तक देती हैं तो लोगों की चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो पे उपस्थित है जाने माने होम्योपैथ विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कांत त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, बरसात को लेकर एक अलग उत्साह होता है गर्मी के बाद। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बरसात के मौसम में होती हैं? अमूमन बरसात में क्या होता है कि जो गर्मी के बाद अचानक से नमी आती है मौसम में, उस कारण से छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और छोटे छोटे कीट पतंगे जैसे मच्छर, मक्खियाँ, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये इनका जो ग्रोथ है काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। उस कारण से क्या होता है कि ये कुछ बीमारियां पैदा करते हैं जो मानव जीवन पर अपना गलत प्रभाव डालते हैं, जो मतलब मनुष्य को बीमार कर सकते हैं। और कभी कभी ये बीमारियां उनको प्राणघातक भी हो सकती हैं। तो इनसे अमूमन जो होता है वो आपको डेंगू फीवर, मलेरिया, चिकनगुनिया और आपका डायरिया से संबंधित मलेरिया इस टाइप की बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। जी डॉक्टर साहब, हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बारिश, क्योंकि शहर हो या गांव हो, जल जमाव बहुत ज़्यादा रहता है कई गड्ढों पर या जो बड़े बड़े नाले हैं, तो उस जगह पर मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा बरसात के मौसम में सुनने को मिलता है कि मलेरिया हो गया। मलेरिया क्या बीमारी है और किस तरह से ये ठीक हो सकता है होम्योपैथ में? मलेरिया मच्छरों से अमूमन जो होती है, हमको जानते हैं कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो होता है उसमें मच्छर के लार्वा में जो मादा एनोफिलिस जो मच्छर रहता है उसके लार्वा में रहता है। जब ये किसी मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन को ये मच्छर काटता है तो उसके बाद जब ये किसी हेल्दी पर्सन को जब ये काटता है तो इन्फेक्शन उसके शरीर में छोड़ देता है। अच्छा। और जैसे ही इन्फेक्शन उसके ब्लड में जाता है और उसके लीवर में होते हुए जब वो ग्रोथ करता है और उसके बाद पुनः जब वो अपना ब्लड स्ट्रीम में जाके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, उस बिहाफ में पेशेंट को कुछ सिम्टम्स, जो जैसा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ने के लिए फीवर प्रोड्यूस करता है। और उस कारण से बहुत सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ आपको हेडेक मिलेगा, आपका नोजिया, वॉमिटिंग, इस टाइप के लक्षण हमको मलेरिया फीवर में देखने को मिलते हैं। और नॉर्मली जो इसका जो टेस्ट होता है मलेरिया पैरासाइट टेस्ट, वो मतलब जो नॉर्मल जो टेस्ट किट होती है 1 से 2 घंटे में आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है। और अगर इसका प्रॉपर ढंग से हम इलाज नहीं कर पाते हैं या फिर उसको ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उस कारण से हम जानते हैं कि ये बीमारी प्राणघातक भी होती है। जैसा हम जानते हैं कि 4 जो इसके टाइप हैं, उन 4 टाइप में प्लाज्मोडियम जो फाल्सिफेरम है सबसे घातक है और भारत में यही वेरिएंट पाया जाता है। तो इस कारण से बीमारी, मतलब इसमें सेफ्टी यही रखनी है कि प्रिकॉशन के साथ साथ मेडिकेशन जो है प्रॉपर चलना चाहिए। इसमें जो प्रिकॉशन के रूप में मच्छरों को आसपास अपने किसी भी तरीके से, चाहे वो अगर रात में आप सो रहे हैं तो मच्छरदानी का उपयोग करें। और अपने आसपास जो भी गड्ढे, नालियाँ जो भी हैं, जो खुले डब्बे हैं जिनमें पानी भर रहा है, टायर हैं जहाँ पे मच्छरों का प्रकोप है, वहाँ पर उनको इकट्ठा ना होने दें। मतलब पानी इकट्ठा ना रहे। अगर पानी भर रहा है तो उसको फेंक दें, या फिर अगर गड्ढा है तो उसमें पानी मिट्टी भर दें उसमें, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये सब जो पानी इकट्ठा ही नहीं होगा तो मच्छर उसमें आएगा नहीं। थोड़ा साफ सफाई का ध्यान देना ज़रूरी है। क्या क्या सावधानियाँ लोग रख सकते हैं ताकि उन्हें मलेरिया ना हो, मलेरिया हो या वायरल हो नहीं हो? मच्छर तो देखिए दिन भर ही कोशिश करता है हमको काटने की, पर जब हम साइलेंट रहते हैं, जब हम सोते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, ज़्यादा चांस रहता है। तो एटलीस्ट कम से कम हम रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। मच्छर की जो अमूमन जो घर के दरवाज़ों से, खिड़कियों से जो घुसता है, उसके लिए जालियों का प्रयोग करें। और जो मार्केट में जो स्प्रे आते हैं, मॉस्किटो स्प्रे, उसका इवनिंग में इस्तेमाल करें। उससे क्या है कि इवनिंग में मच्छर की जो संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू होती है घरों में, हम देखते हैं अमूमन। तो उस कंडीशन में हम ये सब यूज़ करेंगे तो उससे जो है काफ़ी हद तक हम
इससे बच सकते हैं। सर बच्चों में भी क्या मलेरिया के चांसेस होते हैं? बिल्कुल, बच्चों में और बड़ों में ज़्यादा चांस रहते हैं। अच्छा। क्योंकि वो छोटे होते हैं, वो उनमें इतनी समझ नहीं होती कि मच्छर काट रहा है कि क्या कंडीशन है। तो उस बिहाफ में उनको जो कपड़े हैं हमेशा फुल कपड़े पहनाएं, क्योंकि वो तो नहीं समझ पाएगा कि मच्छर काट रहा है क्या कंडीशन है। तो बच्चों को फुल कपड़े पहनाएं, फुल स्लीव के कपड़े, जिससे उनको मच्छर काटे भी तो चांस कम रहे कि इन्फेक्शन उनको ना हो। जी, और इसमें कौन कौन सी दवाएं हैं डॉक्टर साहब? मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बता दें, ताकि अगर इस तरह का कोई सिम्टम नज़र आ रहा है तो वो कम से कम घर में वो दवाएं रख सके। हाँ, तो इसके लिए होम्योपैथी में जो सबसे प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है मलेरिया ऑप्शिनैलिस, ये 200 पोटेंसी में, इसको दिन में मतलब एक दिन जिस दिन लें पहले दिन तो सुबह सुबह 2 बूंद ले सकते हैं, और अगले 3 दिन तक इसी प्रकार 2-2 बूंद करके 3 दिन लेना है। इससे एक प्रिवेंटिव डोज तैयार हो जाता है। मतलब इसको लेने के बाद आप मतलब फ्री हो सकते हैं, मतलब फ्री हो जाते हैं कि आपको आने वाले समय में कुछ महीनों में बेफीवर नहीं होगा। अच्छा, वो मतलब सावधानी बरतने से आगे प्रॉब्लम कम होंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप बात करते हैं कि बारिश के मौसम में जो कुछ बीमारियां, तो जो सर्दी जुकाम है वो किसी भी मौसम में दस्तक दे देता है, लेकिन जो बारिश के मौसम में होने वाले जो वायरल फीवर है उसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? वायरल फीवर जो है अमूमन जैसे मौसम चेंज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वायरस बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं, और हमको देखने को मिलता है कि वायरस हमारी बॉडी में अटैक करते हैं और हमको इन्फेक्टेड कर देते हैं। और जो हमारी बॉडी है, उस बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, उसमें हम देखते हैं कि हमारी जब बॉडी किसी पैथोजन से, जो मतलब जो बीमारी पैदा करने वाले जो कण हैं या जो पैथोजन हैं, उनसे जब लड़ती है तो ये हमारी बॉडी में फीवर प्रोड्यूस होता है ना, जिस कारण से वो मर जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे ये होता है वैसे वैसे कुछ सिम्टम और भी बढ़ते, जैसे नौजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, इस कारण से सिम्टम्स बढ़ते हैं। और ये अमूमन 3 से 5 दिन के अंदर वायरल फीवर, कोल्ड फ्लू, ये सब ठीक हो जाता है थोड़ी बहुत सावधानी रखने से। जैसे आप अगर फ्लू में हैं तो आप सॉल्ट वाटर से आप गार्गल करें, अगर जो भी लें तो कोल्ड, साथ में जो ठंडा पानी बिल्कुल भी उपयोग ना करें, एकदम सुसुम पानी जो है पीने के लिए इस्तेमाल करें। और साथ में कुछ मेडिसिन भी हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसका उपयोग करके आप इनसे मुक्त रह सकते हैं, मतलब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें जो सर्दियों में जो मौसम है, जो बरसात का, इसमें रस्टॉक्स जो है सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। रस्टॉक्स 30 का उपयोग आप सुबह शाम 6 गोली सुबह शाम करने से आप वायरल फीवर से, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप बात करते हैं डेंगू की। जी। डेंगू बहुत जगह होने लगता है, जैसे ही बरसात, जून से मानसून जैसे ही दस्तक देता है डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है। डेंगू क्या है आखिर, वो कैसे होता है? डेंगू भी एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जी। और ये डेंगू वायरस से ही फैलता है जी। और इसका जो मच्छर है, एडिस मच्छर, वो दिन के समय ही काटता है और हमेशा साफ पानी में ही और स्थिर पानी में ही डेवलप होता है। तो इसमें भी यही प्रिकॉशन रखना है कि अपने जो कृत्रिम रूप से आपने जो घर के आसपास अगर पानी कहीं स्थिर रुका हुआ है, उसको किसी भी हालत में उसको वहाँ से हटाएं। अच्छा। और ये जो बीमारी है, जब ये मच्छर, वही है कि जब ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो उस बिहाफ में जब ये किसी हेल्थी ह्यूमन बीइंग को काटेगा तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति भी इससे पीड़ित हो जाएगा, और पीड़ित होने के बाद इन्फेक्शन जो है उसके ब्लड में क्रिएट होगा और उससे हम देखते हैं कि प्लेटलेट काउंट्स घटने लगता है। प्लेटलेट काउंट घटता है और पेशेंट जो सीरियस होना शुरू हो जाता है। जी। और नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इसमें जो होता है नॉर्मल व्यक्ति का, वो 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक पर माइक्रोलीटर होता है। अच्छा। पर जो अगर जिसमें हम देखते हैं कि 1 लाख से नीचे आता है और धीरे धीरे ये घटना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन में हमको प्रिकॉशन ये रखना है कि फीवर को कंट्रोल रखना है और टोटल बेड रेस्ट करना है। अच्छा। हम जैसे देखते हैं कि इस जो भी वायरल फीवर होते हैं, वायरल फीवर में बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। मतलब किसी प्रकार की कोई खास एक्टिविटी ना करें, जो जनरल जो आप कर सकते हैं वो करें, और प्रॉपर मेडिकेशन ही इसका इलाज है, क्योंकि एक वायरल बीमारी है, इसकी कोई एंटीवायरल कोई दवा नहीं है। इसका इलाज जो होता है वो सिम्टोमेटिक होता है। अच्छा। मतलब जैसा भी सिम्टम रहेगा, या बॉडी एक है तो बॉडी के आधार पर दवा दी जाएगी, अगर फीवर लगातार बना हुआ है, नॉजिया वॉमिटिंग है, तो उस आधार पर दवा दी जाती है। और इसके इलाज के लिए भी होम्योपैथी में एक प्रिवेंटिव दवा है, यूपेटोरियम पर्फ। यूपेटोरियम पर्फ 200 पोटेंसी में जब हम किसी व्यक्ति को, अगर मान लीजिए किसी एरिया में आपका वायरल डेंगू फीवर बढ़ रहा है, तो आप वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के पब्लिक को आप 200 पोटेंसी में लगातार 3 दिन तक मॉर्निंग में 2-2 बूंदे से देंगे, तो उससे उनको क्या होगा कि ये बीमारी उनको नहीं होगी, क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है और सिम्टम बेस्ड है।
तो उस कंडीशन में ये इससे आपको प्रिवेंटिव भी करेगी, और आपको अगर बीमारी हो जाती है तो उस कंडीशन में आप जो, क्योंकि इसमें बॉडी एक बहुत होता है, रस्टॉक्स फीवर के साथ इसमें आप मतलब जो बॉडी पेन रहता है जी। उसको कवर करता है रस्टॉक्स, और साथ में जेलसीमियम जो है, जेलसीमियम 30 में जी। वो भी इसमें काफ़ी हद तक पेशेंट को रिलीफ दे पाती है। जी। क्या ये संक्रमित है सर, एक दूसरे से फैलता है डेंगू? हाँ, ये मच्छर से एक मतलब इन्फेक्टेड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, हाँ, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब डेंगू फैलना शुरू होता है तो एक धीरे धीरे पूरी कम्युनिटी को चपेट में लेता है। अच्छा, तो मतलब बहुत सावधान रहना पड़ेगा। बहुत सावधान रहना पड़ेगा, और डे टाइम इसमें हम ये गौर करने वाली बात है कि डे टाइम हमको बचना है। मतलब संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। जो संक्रमित व्यक्ति है उसे अलग रहना, अलग खान पान, ये चीज़ देखनी जरूरी है, और आसपास के चीज़ों को साफ सफाई रखना, साफ सफाई, उसमें हाइजीन आपको मेंटेन करना है जी। मच्छरों से कैसे दूर रहना है वो आपको देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, टाइफाइड क्या है? ये मतलब जो मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये अक्सर बरसात के मौसम में ही सुनने को मिलता है। टाइफाइड क्या है और इसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? टाइफाइड एक वायरल इन्फेक्शन, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जी। जो आपका साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है, उसके मतलब इन्फेक्शन से जब हम बाहर में जब जाते हैं और दूषित पानी या दूषित भोजन कर लेते हैं, या घर में ही हम ऐसे दूषित तरीके से अगर हम भोजन करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है ये हमारे स्टमक से होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में जाके, वो हमारे जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, उसको इन्फेक्टेड कर देता है, जिसे हम लोग बड़ी आंत और छोटी आंत कहते हैं। जी हाँ जी, छोटी आंत बड़ी आंत जिनको हम कहते हैं। तो उनको इन्फेक्टेड करने के बाद क्या करता है, ये धीरे धीरे कुछ टाइम बाद ये एक सिम्टम प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में जब इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। इसमें आप देखते हैं कि जो धीरे धीरे 2-3 दिन में आपको बुखार आना शुरू होगा, और इसके बाद धीरे धीरे बुखार का जो वो है असर है काफ़ी तेज़ हो जाएगा, और हाई ग्रेड फीवर के रूप में हमको देखने को मिलेगा, जिसमें और हमको लॉस ऑफ एपेटाइट भी मिलेगा, मतलब भूख आपको नहीं लगेगी पेशेंट को, और साथ में नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इस टाइप के जो सिम्टम्स रहेंगे वो हमको पेशेंट में देखने को मिलते हैं जी। और धीरे धीरे जब ये बढ़ने लगता है जी, जब धीरे धीरे बढ़ता है तो एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें इंटेस्टाइन में होल हो जाते हैं, इसको परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। उस कंडीशन में पेशेंट सीरियस हो सकता है और डेथ भी कॉज कर सकता है। अच्छा, टाइफाइड में भी डेथ जानलेवा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो भी आपको डेथ कॉज कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बरसात के मौसम में अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे हैं या बड़े भी हैं, कहीं घूमने चले गए और बाहर का पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे एक बीमारी जो है वो है डायरिया। बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। डायरिया के रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, और इसमें होम्योपैथ में क्या क्या दवाएँ हैं? जी, डायरिया एक नॉर्मल क्या है कि एक नॉर्मल सा उसमें यह है कि आप अगर वाटरी स्टूल हो रहा है आपका, और एक दिन में 3 बार से ज़्यादा अगर स्टूल आप पास कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उस मतलब इस कंडीशन को डायरिया के रूप से हम जानते हैं कि मतलब कोई व्यक्ति अगर 3 बार से ज़्यादा डायरिया मतलब आपका स्टूल पास करता है तो उस कंडीशन को डायरिया के रूप में हम जानते हैं। और ये इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि हम कहें तो बैक्टीरिया के कारण भी ये होता है, जैसे आपका इकोलाई बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, इन बैक्टीरिया से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है डायरिया की। साथ में कभी कभी क्या ओवर ईटिंग करने से खाना अनडाइजेस्ट रह गया, उस कारण से भी आपको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ में कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं, कुछ हार्ड एंटीबायोटिक, जिसको लेने से आपको लूज मोशन होने शुरू हो जाते हैं जी। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि घर में जो भी चीज़ आप लाते हैं, इस समय बरसात के टाइम में आप जो भी फल सब्जी जो भी लाते हैं बाहर से, उसको प्रॉपर गर्म पानी से वॉश करना ज़रूरी है। अगर उसको आप लापरवाही से यूज़ करेंगे तो आप अपने खुद को भी और परिवार को भी आप इन्फेक्टेड कर सकते हैं और डायरिया से पीड़ित हो सकते हैं। अच्छा ये तो, और इसमें मेन जो है आपका, इसमें जो ये डेथ मतलब प्रोड्यूस कर सकता है, उसके लिए बचने के लिए है कि इससे जो मेन सिम्टम इसका जो है हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन जो है उससे उसको वो करने के लिए, आपको रिमूव करने के लिए, और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कमी हो जाती है बॉडी में, उसके लिए ORS, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, दोनों के लिए ORS कंपल्सरी है। का घोल एकदम लगातार पीना चाहिए, और वो जो पानी हो वो भी एकदम साफ होना चाहिए। उसको आप 1 लीटर पानी गर्म करिए और उसमें एक जो ORS का जो सेशे रहता है उसको पूरा डाल के आप उसको घोल के आप उसको तैयार करिए, और बच्चे को, अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो बच्चे को,
और अगर बड़े को प्रॉब्लम है तो बड़े भी उस हिसाब से ले सकता है। मतलब क्योंकि ये ध्यान में रखना होगा डॉक्टर साहब कि शरीर से पानी की कमी ना हो। जी जी जी, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और बेसिक जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आपके सोडियम, पोटेशियम और आप मैग्नीशियम, ये जो है ये वाइटल मिनरल्स होते हैं, मतलब बॉडी की एक्टिविटी के लिए एक ज़रूरी है। इनकी कमी होने पर क्या होता है कि डेथ हो सकती है। अच्छा। तो इसलिए हमको पानी का जो लेवल है और जो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो मेंटेन करना पड़ता है। जी, इसके लिए क्या क्या दवाएं हमारे दर्शक ले सकते हैं? इसके लिए आप जो बच्चों के लिए अगर देखें तो एक पोडोफाइलम 30 एक दवा, होम्योपैथी दवा है पोडोफाइलम 30। बच्चे को आप हर 2-2 घंटे में या तो 2-2 बूंद दे सकते हैं या 4-4 गोली उसका दे सकते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे का जो डायरिया है वो धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। ये सबसे आम समस्या है, अक्सर जी, हर घर में ये हर घर में प्रॉब्लम होता है। सुनने को मिलता है। थोड़ा सा कुछ खा लिया तो बच्चे को सबसे ज़्यादा बच्चा देखिए जब बच्चे को दांत आने शुरू होते हैं जी। उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा जो है हर चीज़ को अपने मुंह में ले जाना चाहता है, तो वो उस जाने अनजाने में वो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन वो उसके पेट से होते हुए जा रहा है उसके, तो उस कंडीशन में उसको डायरिया होना निश्चित है। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा जो एक और बीमारी है जिसे हम लोग पीलिया भी कहते हैं और एक मेडिकल नाम इसका जॉन्डिस है जी। ये अक्सर हम लोग सुनते हैं कि बारिश के मौसम में पानी से फैलता है। जी। तो ये गंभीर भी काफ़ी होता है जॉन्डिस का मात्रा बढ़ जाने से। ये कैसे, होम्योपैथ में इसका क्या दवा है और कैसे जॉन्डिस से बचा जा सकता है? जॉन्डिस भी एक प्रकार के जो कहेंगे आपका लीवर जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है ना। तो उस कंडीशन में एक ही तरीका है कि आप जो है लीवर के लिए ऐसी चीज़ें लें जो उसके लिए हेल्दी हों। ऐसी चीज़ ना लें जो उसको, मतलब जो डाइट आपकी हो न्यूट्रिशनल डाइट होनी चाहिए, और आपका जो पानी जो आप लें वो अपनी बॉडी को फुल हाइड्रेटेड रखें। मतलब किसी भी कंडीशन में बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और होम्योपैथिक दवा की बात करें तो एक जॉन्डिला नाम से इसमें एक दवा एक आता है, तो उसको अगर आप 2-2 चम्मच खाना खाने से पहले यूज़ करने पर धीरे धीरे आपका ये जो जॉन्डिस है वो धीरे धीरे बॉडी से रिमूव हो जाता है और आपका लीवर हेल्दी हो जाता है। अच्छा। और शरीर में जो सर पीलापन आता है वो किस कारण से होता है? वो एक प्रकार का बिलिरुबिन एक आपका पिगमेंट रहता है, उसके बढ़ने के कारण वो येलोनेस आपको बॉडी में दिखाई देती है। जी, वो मतलब एक साइन है कि लीवर आपका इन्फेक्टेड है। उस कंडीशन में आप इसका ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट से इससे आप बच सकते हैं। और क्या क्या इसमें खाना भोजन कर सकते हैं लोग? भोजन में इसमें आप वही चीज़ लें जो एकदम लाइट हो, जैसे आपका जूसेस हो गए, आपका चावल का पानी हो गया, या फिर लाइट एकदम खिचड़ी ले सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार में ऐसा हैवी फूड नहीं लेना है जिससे आप लीवर पे डोज पड़े, क्योंकि डाइजेशन में मेन रोल जो है वो लीवर का रहता है। मतलब जितना हल्का खाना आप लेंगे उतना ही इससे आप रिलीफ रहेंगे। जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में हम लोगों को बहुत मज़ा आता है। भीगने का जो एक टेंडेंसी होता है लोगों को कि भाई इतना गर्मी के बाद बारिश का मौसम फाइनली आ गया। भीगने से भी कई समस्याएं दिखाई देती हैं, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं स्किन इन्फेक्शन की या फंगल इन्फेक्शन की। उससे कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि आए दिन जो रेगुलर ऑफिस जा रहे हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो कहीं पानी देखते हैं तो वो भीगने लगते हैं या खेलने लगते हैं। तो कैसे बचा जा सकता है फंगल इन्फेक्शन से? फंगल इन्फेक्शन एक प्रकार का फंगस ग्रोथ है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, वो कहीं भी हो सकती है। आपका हेयर्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी स्किन में भी वो फंगल ग्रोथ कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको कुछ होम्योपैथिक दवाएं हैं जिससे आप उसको रिलीव कर सकते हैं। और इस फंगल इन्फेक्शन होने से आपको हेयर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में आपके, जैसे आपके हेयर में जो है अगर वो ग्रोथ करेगा तो उससे आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। और साथ में अगर आपको स्किन में है तो आपको रिंग वॉर्म, इस टाइप का आपको जो इन्फेक्शन है वो बॉडी में हमको देखने को मिलते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी मेडिसिन जो है होम्योपैथी में वो आपका आर्सेनिक एल्बम जो दवा है 30 पोटेंसी में, उसको देने से आपका फंगस जो है धीरे धीरे रिमूव होना बॉडी से शुरू हो जाता है। साथ में आपका सल्फ़र भी है, सल्फ़र 30, आप इसको अगर 2-2 बूंद सुबह शाम करके देते हैं तो इससे भी काफ़ी हद तक पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन से मतलब बचा जा सकता है। जी। और जो हेयर फॉल की समस्या है उसके लिए क्या, जैसे अभी तो होम्योपैथ में अच्छे शैम्पू या फिर ऑयल भी आ गया है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर हेयर ऑयल की बात करें तो आपका होम्योपैथी में आर्निका
आर्नी का एक हेयर ऑयल है जी वो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए, जो आपका जो फंगल इन्फेक्शन है या बाल झड़ने का समस्या है, जी उसके लिए काफ़ी हद तक मतलब एक सोल्यूशन के रूप में हमको मिलता है। जी और उसको लगाने से आपका मतलब आपका जो नेचुरल हेयर है वो काफ़ी मतलब अच्छा आता है, ग्रोथ करता है, जी इस टाइप का उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में लोगों को और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे जो बीमारी ना हो जिससे सावधान रहे, क्या क्या ऐसा सावधानी बरतना चाहिए ताकि बीमारी दस्तक ही ना दे? जी जी, मेन इसमें हम देखें तो हमको 4 चीज़ों से बचना चाहिए। जी मेन आपका मॉस्किटो मच्छर से, जी इसके साथ साथ आपको दूषित खाने से, जी दूषित हवा से और दूषित पानी से, इन 4 चीज़ों से अगर हम बच जाते हैं तो मान के चलिए आपका जो बारिश का मौसम है वो एंजॉय के साथ बीतना है। एंजॉय के साथ जी, बीतेगा, बिल्कुल। और सावन की जो हरियाली है जी जी, वो उसका भी आप बनी मज़ा रहेगी, ले सकते हैं। उसका भी मज़ा ले सकते हैं। हमारे दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ ऐसे दवाओं का नाम डॉक्टर साहब आप बता दीजिए, जैसे जो रेगुलर घर में दिखाई देता है, जैसे सर्दी बुखार या इस तरह का कोई इन्फेक्शन दिखाई दे तो दर्शक कौन कौन सी दवाएँ अपने घर पर लेकर ईजिली रख सकते हैं? ठीक है, तो इसमें जो इस मौसम में जो सबसे ज़्यादा जो दवा चलती है होम्योपैथी में वो है आपकी रस्टॉक्स। अच्छा। रस्टॉक्स वो दवा है जो किसी भी कंडीशन में आपको, अगर फीवर है, फीवर के साथ आपको बॉडी पेन है, जॉइंट पेन है और भीगने के बाद आपको कोई कंप्लेंट हो रही है, आप बारिश में भीग गए उसके बाद कोई कंप्लेंट अगर आपको होती है तो उस कंडीशन में रस्टॉक्स जो है वो काफ़ी मदद करती है। और इसका जो डोज़ है वो 6 गोलियाँ सुबह शाम दोपहर 3 डोज लेने से आपको 2 से 3 दिन में वो जो समस्या पैदा हुई है आपकी बॉडी में वो काफ़ी हद तक सही हो जाती है। और इसके अलावा सर्दी जुकाम और वायरल फीवर के लिए? वायरल फीवर और सर्दी जुकाम के लिए आपको यही मैंने बताया कि जो रस्टॉक्स जो है इस मौसम की ही दवा है। अच्छा। इस मौसम में जो भी बारिश से रिलेटेड आपको जो भी समस्या होगी जी वो रस्टॉक्स से आपको रिकवर हो जाएगी। ये दवा लेने से हाँ, ये हद तक ये सही हो जाएगा। और साथ में और भी दवाएं हैं, जैसे आपको अगर ब्रायोनी एल्बा है जी वो, अगर आपको बुखार के साथ आप एंजाइटी है, बेचैनी है तो ब्रायोनी एल्बा आप ले सकते हैं। और आपका नक्स वोमिका, अगर आपको नक्स वोमिका अगर आप लेंगे तो उस साथ में जो आपको एब्डोमिनल जो प्रॉब्लम है, जो पेट की जो समस्याएं हैं जी उसमें भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। नक्स वोमिका का जो डोज रहता है वो नक्स वोमिका 30 में आपको 6 गोली सुबह शाम करके लेना है। जी उससे 4 से 5 दिन में आपकी जो स्टमक की जो प्रॉब्लम है, जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाते हैं। और इसके अलावे जैसे अगर हाई फीवर है? जी हाई फीवर में वही बताया मैंने, आपका रस्टॉक्स, आपका चाइना भी एक अच्छी मेडिसिन जो हाई ग्रेड फीवर में दी जाती है। अच्छा। हाई ग्रेड फीवर में काफ़ी हद तक रिलीव करती है। और आपको अगर इस टाइप का एंजाइटी और साथ में वॉमिटिंग भी अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में चाइना देने से आपको काफ़ी हद तक पेशेंट को रिलीव मिल जाता है। डॉक्टर साहब, खान पान के बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि बारिश के मौसम में लोग गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी और तला भुना खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो खाना किस तरह से वो खाएं कि बीमारी उनको ना हो, खासकर बारिश के मौसम में? शुरुआत तो हमको घर से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अब जब तक हम अपने घर को मतलब हाइजीन नहीं बनाएंगे तब तक हमको हेल्दी जीवन नहीं मिल पाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि घर में जो भी बनता है वो साफ़ सफाई से बनता है और बनना भी चाहिए। अगर हम प्रॉपर हैंड वॉश करेंगे, अपने नेल्स को साफ़ रखेंगे तो उस कंडीशन में अपनी फैमिली को हम एक अच्छा हेल्दी जीवन दे सकते हैं। और ये जो मौसम है आप जान रहे हैं कि इसमें बैक्टीरिया वायरस जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, ज़्यादा ग्रो करते हैं। उस कंडीशन में घर की प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना ज़रूरी है। अच्छा। और अगर आप बाहर जाते हैं तो आप देख लें कि अगर आप अपने परिवार को रिस्क में रखना चाहते हैं आप बाहर, क्योंकि आप जानते हैं कि बारिश हो रहा है और सामने वाला जो सामान बेच रहा है वो एनी हाउ उसको तो प्रॉफिट करना है, उसको तो उस पे नहीं है कि आपको मतलब आपका हेल्थ जो है वो कैसी रहेगी, उसका जो फोकस है उसको अर्निंग करना है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी परिवार की सुरक्षा खुद आपको लेनी पड़ेगी। उसके बिहाफ में आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमको घर का खाना उचित रहेगा कि बाहर खाना उचित रहेगा। तो इस बिहाफ पे हमको प्रेफरेंस घर के खाने को देनी है, गर्म खाना खाना है। बाहर से जो भी हम फल फ्रूट्स ये सब लाते हैं, आपकी सब्जियां हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसको हम निश्चित रूप से गर्म पानी से हम धोएं और मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें। और यही सब प्रिकॉशन रखने हैं, क्योंकि ये मौसम थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा बच के रहना जरूरी है इसमें। ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस जो है पिछले 2 सालों से लगातार हमारे देश में रहा है, तो
बारिश के मौसम में कितना संभावना अभी भी, क्योंकि कुछ केसेस सुनने को फिर से मिल रहा है कि कोरोना वायरस का केस आ रहा है, लेकिन उतना जानलेवा नहीं है। तो कितना चांसेस है कि कोरोना वायरस भी हो सकता है बारिश के मौसम में? तो कोरोना वायरस का कोई निश्चित समय नहीं है, वो कभी भी मतलब अपना जो उसका स्ट्रेन है उसको चेंज करके वो कभी भी मतलब एक्टिव हो जाता है। तो उसका कोई निश्चित समय नहीं है। पर ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके समय आपकी जगह पे मतलब ये बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में आप होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम जो 30 पोटेंसी में आती है, वो सुबह शाम करके मतलब सुबह और शाम 3 दिन लगातार डोज लेने से आप एक प्रकार से उससे मतलब उसके जो सिम्टम्स आएंगे उसमें काफ़ी रिलीफ पा सकते हैं जी। तो कोरोना से आप यही बचाव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। हमारे दर्शक, आशा करती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और साथ ही बहुत ही अच्छी बातें आपने कही। लेकिन हमारे दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर बारिश का मौसम का मज़ा लेना है और जो मानसून है, जो जून से लेके सितंबर तक जो बारिश का मौसम है, इसका अगर मज़ा लेना है तो आपको बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी होगी, जिसमें से सबसे खास है कि आपको बाहर से कभी भी अगर आ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या किसी काम से भी बाहर जा रहे हैं, तो आके हाथ पैरों को ज़रूर धोएं, कपड़ों को चेंज करें, ताकि आपके साथ साथ आपके घर के बाकी लोग भी सुरक्षित रहे। इसके अलावा खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, जैसे कि तला भुना ना खाएं, बाहर के चीज़ों को ना खाएं, जो ढके हुए चीज़ नहीं है या कटा हुआ फल है उसका सेवन ना करें। ओपन में रखा हुआ जो पानी होता है, कई बार हम लोग को प्यास लगता है और रोड पे पानी पी लेते हैं, तो वैसे पानी का सेवन बिल्कुल ना करें। घर में पानी को थोड़ा गर्म करके पीने से वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बैक्टीरिया और वायरस जो है बहुत ज़्यादा पनपते हैं बारिश के मौसम में। तो आपको खुद में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना होगा ताकि आप अपनों को और खुद को सुरक्षित रख सकें। जाते जाते डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ एडवाइस ज़रूर दे दें कि कैसे उनको बिल्कुल सुरक्षित रहना है। इन 4 महीनों में आप विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी पानी जो पीने का यूज़ करते हैं उसको हमेशा गर्म करके उसको ठंडा करके ही उसका उपयोग करें। उससे क्या रहेगा कि आप बहुत सारी जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं उससे आप मुक्त हो सकते हैं, और जो उसमें जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो गर्म करने से वो सब मर जाते हैं। और यही विशेष है, क्योंकि पानी ही जो ऐसी चीज़ हम रेगुलर पीते हैं और उससे इन्फेक्शन के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। तो ये सबसे अच्छा उपाय है इस बरसात में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। आशा करती हूँ कि हमारे दर्शक सुनेंगे और फॉलो करेंगे इस चीज़ को ज़रूर से। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा और मैंने भी कहा कि बिल्कुल सावधान आपको खुद ही रहना है। तला हुआ भुना हुआ ना खाएं, सावधान रहे और गीले कपड़ों में ना रहे, बच्चों को बारिश में भीगने ना दे। बारिश का मौसम है मज़ेदार, इसको एंजॉय कीजिए। फिर से हम लोग एक नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।